नमस्कार, मैं अशोक गुप्ता और वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य भूमि सुधार आयोग में सदस्य सचिव के रूप में कार्य कर रहा हूँ। मुझे कहा गया है कि नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश के बारे में चर्चा करें। इस संबंध में थोड़ी सी पृष्ठभूमि बताना चाहूँगा। मध्य प्रदेश राज्य में भूमि प्रबंधन के लिए मूल विधि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता है और ये 2 अक्टूबर 1959 को प्रभावशील हुई थी। उक्त संहिता में धारा 162 पहले रही है और उसके अंतर्गत कलेक्टर को अधिकार थे कि वो राज्य सरकार की भूमियां निवर्तित कर सके, डिस्पोजल कर सके, और उसके लिए नियम वगैरह बने हुए थे। लेकिन कालांतर में ये विचार किया गया कि इन्हें परिपत्रों के माध्यम से नियंत्रित किया जाना है। इसलिए उक्त संहिता की धारा 162 का प्रावधान 13 अप्रैल 1964 को विलोपित कर दिया गया और फिर बनी आरवीसी यानी राजस्व पुस्तक परिपत्र रेवेन्यू बुक सर्कुलर। और रेवेन्यू बुक सर्कुलर में भी भूमि निर्वर्तन से संबंधित 3 विशेष परिपत्र रहे हैं। एक रहा है आरवीसी 41 नजूल भूमि संबंधी शासकीय अनुदेश, दूसरा रहा है आरवीसी 42 नगर बाह्य नजूल भूमियों से संबंधित अनुदेश, तथा तीसरा रहा है आरवीसी 43 कृषि भूमि बंटन से संबंधित अनुदेश। ये सभी मध्य प्रदेश राज्य सरकार की दखलरहित भूमियों से संबंधित निर्देश रहे हैं और जब ये 1964 में लागू किए गए तो उसके बाद इसमें समय पर संशोधन किए जाते रहे और बाद में लगभग 377 परिपत्र समय समय पर जारी किए गए। और इतने अधिक परिपत्रों होने के कारण हुआ कि सोचा ये गया कि इन सब के लिए एक एकजाई निर्देश तैयार किया जाए और इस तरह फिर राज्य सरकार द्वारा एक एकजाई मध्य प्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 के नाम से जारी किया गया और ये 24 सितंबर 2020 को पहली बार लागू हुआ। इससे आरवीसी 41, आरवीसी 42, आरवीसी 43 और पहले के 377 सर्कुलर या और भी जो इस विषय पर सर्कुलर रहे हैं वो एक साथ निरसित कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। इसको भी मूलतः राजपत्र में प्रकाशित किया गया था 24 सितंबर 2020 को और ये भी एक निर्णय था कि इसको समय समय पर अपडेट करके फिर राजपत्र में इसके नए संस्करण जारी किए जाएंगे। तो आज वर्तमान में इसका 25 मई 2023 का संस्करण है जो 25 मई 2023 के राजपत्र में प्रकाशित है। नजूल भूमि नीलाम से भी बोली लगाकर नीलाम से भी आवंटित की जाएगी। इसके लिए लोक प्रयोजन की भूमियों को छोड़कर व्यावसायिक क्षेत्र में स्थित निजी भूमियों से घिरी भूमियों को चिन्हांकित किया जाएगा और जब ये चिन्हांकित हो जाएंगी तो ऐसे पैचेज उनको लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग पहले व्यवस्था थी कि उसके द्वारा चयन करके और इसको नीलाम में ई ऑक्शन के माध्यम से नीलाम करेंगे। इसका पूरा लेआउट तैयार करेंगे। अगर उसमें एक से ज़्यादा प्लॉट बन सकते हैं तो उतने बनाए जाएंगे, फिर एक एक प्लॉट उसमें नीलाम किया जाएगा। उसकी अपसेट प्राइज मार्केट वैल्यू के बराबर होगी। उसका अर्नेस्ट मनी कम से कम 2% होगा। उच्चतम दर का जो ऑफर लाएगा सफल निविदागार को 30 दिवस के भीतर राशि जमा करना होगी और 60 दिवस के भीतर अगर वो 30 दिवस में जमा नहीं कर सकता है तो कलेक्टर द्वारा विशेष अनुमति लेके 60 दिवस में भी राशि जमा कर पाएगा। यदि इस तरह जमा हो गया तो राज्य सरकार की ओर से कलेक्टर विक्रय विलेख निष्पादित करेगा उस पक्षकार के पक्ष में जो नीलामी में सफल होता है। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि नजूल भूमि का नीलामी से निर्वर्तन कैसे किया जाता है। हमने भूमि चयन, ई ऑक्शन प्रक्रिया, ऑफसेट प्राइस और विक्रय विलेख की प्रक्रिया को समझा, साथ ही नीलामी से जुड़ी शर्तों और जिम्मेदारियों को जाना। चलिए पढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। राज्य शासन के किसी अन्य विभाग को अगर भूमि की आवश्यकता है, कौन उसको हस्तांतरित कर पाएगा? जिला नजूल निर्वर्तन समिति सभी मामलों में भूमि का हस्तांतरण
राज्य सरकार के विभागों को कर सकेंगे। लेकिन यदि संभाग स्तर पर, संभाग मुख्यालय पर कोई भूमि स्थित है नगरीय क्षेत्र के भीतर, तो ऐसी भूमि का निर्वर्तन संभाग मुख्यालय की जो समिति है, संभाग नजूल निर्वर्तन समिति, उसके द्वारा किया जा सकेगा। और इसी तरह भोपाल विकास योजना क्षेत्र के अंतर्गत कोई भूमि है तो उसको चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता वाली समिति ही हस्तांतरित कर सकेगी। ये एक नया प्रावधान है। कई बार ऐसा होता है कि किसी विभाग ने अपनी मांग की और जिला समिति ने मांग नामंजूर कर दी, जिसे मंजूर करना चाहिए था, जिसको सक्षम प्राधिकारता थी, लेकिन नामंजूर कर दी। और विभाग को लगता है कि नहीं, हमको तो इस भूमि की बहुत आवश्यकता है। तो ऐसे मामलों में संबंधित विभाग राजस्व विभाग को अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकेगा, बता सकेगा कि वो हस्तांतरण के लिए आवेदन किया था, लेकिन जिला समिति ने हस्तांतरण नहीं किया है और ये कारण बताए हैं। वो विभाग बताएगा कि ये कारण उचित कितने हैं या कितने उचित नहीं हैं, और फिर राजस्व विभाग को से अपेक्षा करेगा कि उसको भूमि हस्तांतरित कर दी जाए। राजस्व विभाग संबंधित विभाग से परामर्श करेगा और परीक्षण करेगा, और यदि उचित समझेगा तो वो उस पर निर्णय ले सकेगा। भूमि हस्तांतरण या कब्जा देने की कार्रवाई कलेक्टर द्वारा स्वयं की जाएगी। हस्तांतरित भूमि पर कोई भू राजस्व देय नहीं होता है, क्योंकि वो राज्य सरकार के ही भी अन्य विभाग के पास भूमि रहती है। ऐसी स्थिति में कोई टैक्स, किसी भी प्रकार का भू राजस्व या भूभाटक उस पर अधिरोपित नहीं किया जाता है। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि नजूल भूमि को विभिन्न विभागों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया क्या है। हमने संबंधित समितियों, सक्षम प्राधिकरण और आदेश जारी करने की प्रक्रिया को जाना। साथ ही हस्तांतरण में आने वाली शर्तों और प्रावधानों को समझा। चलिए बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। मॉड्यूल 1 सामान्य परिभाषाएं। मॉड्यूल 2 राज्य शासन के किसी विभाग को नजूल भूमि का हस्तांतरण। मॉड्यूल 3 स्थायी पट्टे पर नजूल भूमि का निर्वर्तन। कंडिका 19। मॉड्यूल 4 नगरीय निकाय को भूमि स्वामी हक में आवंटन। मॉड्यूल 5 नजूल भूमि का नीलामी द्वारा भूमि स्वामी हक में निर्वर्तन। मॉड्यूल 6 लाइसेंस। मॉड्यूल 7 नजूल भूमि आवंटन और इसके नियम। मॉड्यूल 8 स्थायी पट्टे का भूमि स्वामी अधिकार में संपरिवर्तन। मॉड्यूल 9 प्रकीर्ण। कंडिका 142 से 148। आइए अब पहले मॉड्यूल की ओर बढ़ते हैं। लाइसेंस के लिए 3 माह का लाइसेंस अगर देना है तो कलेक्टर को अधिकारता है। 3 माह से ऊपर का लाइसेंस देना है तो जिला स्तरीय समिति देगी। अगर गौशाला को आवंटन देना है तो जिला स्तरीय समिति दे पाएगी 10 एकड़ तक, और 10 एकड़ से ऊपर है तो पशुपालन विभाग देगा। अगर 3 महीने तक का लाइसेंस मांगा गया है तो जो भूमि का मार्केट वैल्यू है उसका 0.5% मासिक लाइसेंस फीस जमा करने पर ये लाइसेंस मिल सकेगा। गौशालाओं के मामले में कोई प्रीमियम नहीं लिया जाएगा, 1 रुपये प्रीमियम लिया जाएगा, और 10 एकड़ से बड़ी गौशालाओं के लिए पशुपालन विभाग की नीति लागू होगी। लाइसेंस गौशाला के लिए लिया जा रहा है तो ये आवेदन निःशुल्क फीस पर आवेदन होगा, कोई फीस नहीं लगेगी। लेकिन अगर 6 माह से कम का लाइसेंस, गौशाला से भिन्न मामलों में 6 माह से कम का लाइसेंस चाहा जाता है तो 500 रुपया लाइसेंस की प्रोसेसिंग फीस लगेगी। 6 माह से अधिक है मामला है तो 1000 रुपया प्रोसेसिंग फीस जमा करना होगी। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि 3 माह तक का लाइसेंस कलेक्टर एवं अधिक अवधि का जिला समिति देती है। गौशालाओं को शुल्क में छूट मिलती है, जबकि अन्य मामलों में प्रावधान अनुसार प्रीमियम व प्रोसेसिंग फीस ली जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। ये केवल आवासीय प्रयोजन के लिए जो स्थायी पट्टे दिए गए हैं, ऐसे स्थायी पट्टेदार यदि चाहें तो अपने पट्टे की भूमि को भूमि स्वामी हक में संपरिवर्तित करा सकते हैं। उन्हें कंडिका 137 से 141 के प्रावधानों का अनुसरण करना होगा। सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर होगा। शर्त उल्लंघन
पट्टे की अगर हुई है तो पहले उसका समन कराना होगा। कोई न्यायालयीन प्रकरण अगर लंबित है तो भूमस्वामी हक में संपरिवर्तन नहीं किया जाएगा। भूभाटक बकाया है तो परिवर्तन नहीं किया जाएगा। संपरिवर्तन प्रभार जमा करने पर ही संपरिवर्तन हो सकेगा और ये संपरिवर्तन प्रभार उस समय की मार्केट वैल्यू से 2% के बराबर की राशि जमा करना होगी। और ये प्रावधान स्थायी पट्टे पर भूमस्वामी अधिकार में संपरिवर्तन के ये प्रावधान भी पट्टाधृति अधिकार अधिनियम 1984 के आवंटितियों पर लागू नहीं होंगे। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि आवासीय प्रयोजनों के लिए स्थायी पट्टे का संपरिवर्तन संभव है। कुछ संस्थाएं इसके लिए अयोग्य हैं। उप पट्टेदार मूल पट्टेदार की अनापत्ति से पात्र हो सकते हैं। बिना विवाद, बकाया या शर्त उल्लंघन के आवेदन पर बाजार मूल्य का 2% संपरिवर्तन प्रभार लिया जाता है। आइए अब अगले मॉड्यूल की ओर बढ़ते हैं। कंडिका 19 में केंद्र सरकार के विभाग, उपक्रम, हाउसिंग बोर्ड, विकास प्राधिकरण को या वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन को, दुग्ध संघ को, सैनिकों को, इनको अगर भूमि आवंटित की जानी है तो राज्य नजूल निर्वर्तन समिति इन्हें भूमि आवंटित करेगी। और बाकी को त्रिस्तरीय समितियां जो बताई गई हैं वो आगे अभी हम आपको दिखाएंगे। किसको भूमि आवंटित करना है, कौन भूमि आवंटित करेगा, उस पर क्या प्रीमियम या भूभाटक लिया जाएगा। प्रयोजन के अनुसार यानी फिर ब्याजी हिंदी में बोली जाती है। ये वन टाइम पेमेंट होता है। आवंटन का अगर निर्णय लिया जाता है तो वन टाइम प्रीमियम देना होता है। और हर साल लीज पर अगर भूमि है तो लीज रेंट देना होता है। ये लीज रेंट भू राजस्व का 2 गुना होता है। अगर पहले से पट्टा है और उसका नवीनीकरण किया गया है तो भूभाटक पहले वाले पट्टों का उसी तरह चलता रहेगा जब तक पट्टे की अवधि समाप्त नहीं हो गई है। तो नवीनीकरण के समय कंडिका 81 है, उसमें कहा गया है कि उनमें नवीनीकरण के मामलों में भूभाटक का निर्धारण कैसे किया जाएगा। यहाँ मैंने है भू राजस्व के निर्धारण, उसकी टेबल को इस स्लाइड में हमने दिखाया है। वस्तुतः है क्या कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 जो है उसमें एक धारा है 59। उस 59 में प्रयोजन के अनुसार भू राजस्व लिए जाने का प्रावधान है। तो किस प्रयोजन के लिए कितने रुपए प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से भू राजस्व लिया जाएगा, धारा 59 के नियमों में एक टेबल के रूप में दिखाया गया है। इस टेबल में 5 श्रेणियों में पूरे प्रदेश के क्षेत्रों को बांटा गया है, जिसमें पहला है बड़े नगर निगम जैसे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन। फिर दूसरे में बाकी नगर निगम, फिर तीसरे में नगर पालिकाएँ, चौथे में नगर परिषदें और 5वें में ग्राम पंचायतें। ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जो साडा वगैरह में हैं, नगरीय क्षेत्र यानी श्रेणी के हिसाब से कैटेगरी 3 या 4 में रखेंगे। और इनके सामने जो अनुसूची में दर्शाया है, उदाहरण के लिए जैसे मान लो भोपाल, इंदौर हुआ या ग्वालियर हुआ, यहाँ पर अगर रेसिडेंशियल पर्पज के लिए, निवास के लिए भूमि का आवंटन किया जाता है तो 2 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से वार्षिक भू राजस्व देय होगा। शैक्षणिक प्रयोजन के लिए होगा तो वो भी 2 रुपये होगा, लेकिन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए इससे 2 गुना यानी 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से भू राजस्व लगेगा। लेकिन औद्योगिक प्रयोजन जिसमें खान खनिज सम्मिलित हैं, माने वाणिज्यिक प्रयोजन से भिन्न है औद्योगिक प्रयोजन, इंडस्ट्रियल पर्पज में है। कॉमर्शियल पर्पज में तो 4 रुपया, लेकिन इंडस्ट्रियल पर्पज में जाएंगे तो 3 रुपये हो जाएगा। और अगर पूर्व प्रयोजन यानी चैरिटी के लिए, चैरिटेबल पर्पज के लिए दिया गया है तो 2 रुपये पर स्क्वायर मीटर लगेगा, अन्य प्रयोजनों के लिए 3 रुपये लगेगा। इसी तरह अगर छोटे नगर निगम हैं तो उनके रेट अलग हैं। वैसे तो इस सूची के अनुसार रेट एक ही हैं, लेकिन सरकार ने इनको 2 श्रेणियों में इसलिए रखा है कि भविष्य में अगर सरकार इनमें परिवर्तन करना चाहेगी तो किसी एक के भी रेट परिवर्तित किए जा सकेंगे। नगर पालिकाओं के रेट अलग हैं और ग्रामीण क्षेत्र का रेट अलग। उदाहरण के लिए किसी ग्रामीण क्षेत्र में अगर निवास गृह के लिए भूमि का आवंटन किया जाता है तो वो 50 पैसे भू राजस्व के स्थान पर 1 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से सालाना लीज रेंट पर आवंटित किया जा सकेगा। अभी जो मैं आपको दरें बता रहा था सब ये निर्धारण की दरें हैं, 2 रुपया, 4 रुपया,
3 रुपया, लेकिन जब लीज में जाते हैं फिर इससे ठीक 2 गुना हो जाता है। इसी अध्याय की कंडिका 19 में हमने एक टेबल, मतलब नजूल निर्वर्तन निर्देश के परिपत्र में एक टेबल डाल रखी है, एक सारणी डाल रखी है, जिसमें प्रयोजन और आवेदक संस्थाओं का उल्लेख है और उसके आधार पर सक्षम प्राधिकारिता कॉलम नंबर 3 में बताई गई है। कितनी परिब्याजी ली जाएगी, वो मार्केट से भूमि का जो मार्केट वैल्यू होगी उसकी तुलना में कितने प्रतिशत परिब्याजी वन टाइम ली जाएगी वो दिखाया गया है। और भूभाटक के बारे में आगे दिखाया गया है। कुछ मामलों में भूभाटक नाम मात्र के लिए लिया जाता है, जैसे सपोज करें कि रेलवे के लिए, नेशनल हाईवे के लिए भूमि आवंटित कर रहे हैं, हम कोई परिब्याजी या प्रीमियम नहीं लेते हैं। हाँ, भूभाटक नोशनल लेते हैं, वो 1 रुपये लेते हैं। भूमि कितनी है इससे कोई मतलब नहीं है, एक मामले में 1 रुपये नोशनल भूभाटक निर्धारित किया जाता है। इसी तरह अगर केंद्र सरकार की कोई और योजना है रेलवे नेशनल हाईवे से छोड़कर, तो उसके लिए राज्य स्तरीय समिति भूमि आवंटित करेगी और प्रीमियम 100% लगेगा। और भूभाटक जो उसका भू राजस्व ऊपर टेबल पर जिसकी अभी बात की थी, उस टेबल के अनुसार जो भू राजस्व आता होगा उससे ठीक 2 गुना भूभाटक प्रति वर्ष लिया जाएगा। टेबल में इसी तरह आगे देखेंगे हाउसिंग बोर्ड वगैरह के बारे में बताया गया है, उसके सामने प्रीमियम का उल्लेख है। कृषि उपज मंडियाँ बताई गई हैं। कृषि उपज मंडियाँ 4 तरह की हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। एक में 50% प्रीमियम, दूसरे में 40%, तीसरे में 30%, चौथे में 20% प्रीमियम माने मार्केट वैल्यू का 20%, और इसी तरह भूभाटक भू राजस्व का 2 गुना। लेकिन अगर नवोदय विद्यालय की बात हो, अगर किसी नवोदय विद्यालय को भूमि दी जानी है तो ऐसी भूमियाँ बिना प्रीमियम के केवल 1 रुपये वार्षिक भूभाटक पर आवंटित की जा सकेंगी। स्कूल में ये सब चीज़ें बताई गई हैं। इसी तरह कोऑपरेटिव बैंक हैं, तो वो कहाँ कोऑपरेटिव बैंक है उसके आधार पर प्रीमियम और भूभाटक का निर्धारण करेंगे। पंचायत संस्थाएं हैं, जैसे चाहे वो जिला पंचायत कार्यालय हो, चाहे ग्राम पंचायत कार्यालय हो, या जनपद पंचायत कार्यालय हो, या पंचायत संस्था की कोई और शाखा हो जो पंचायत संस्था की का ही कार्यालय हो, तो उसमें हम कोई प्रीमियम नहीं लेंगे, निःशुल्क देंगे। लेकिन वार्षिक भूभाटक भू राजस्व का 2 गुना लगेगा। दुग्ध संघ के लिए 50% प्रीमियम लेकर 2 गुने वार्षिक भूभाटक के बराबर लेकर राज्य स्तरीय समिति से आवंटित किया जा सकेगा। इसी तरह आगे इसी टेबल में दिया है युद्ध में मृत सैनिकों के लिए, कमीशन्ड अधिकारियों के लिए, अन्य लोगों के लिए, फिर पूर्व संस्थाओं के लिए, राजनीतिक दलों के लिए, विद्युत उत्पादन की कंपनियों के लिए, और निजी पूंजी निवेशक अगर आए हैं हमारे, तो निजी पूंजी निवेशकों को नगरीय क्षेत्र में कौन भूमि आवंटित कर पाएगा, किस सीमा तक, नगरीय क्षेत्र से बाहर कौन किस सीमा तक कर पाएगा, ये इस टेबल में सब दिया गया है। स्थायी पट्टे पर आवंटन की जो सामान्य प्रक्रिया है, आवेदन कलेक्टर को देना होगा। कलेक्टर जांच प्रतिवेदन तैयार कराएगा, वो नजूल अधिकारी तैयार करेगा, उसकी एक पब्लिक नोटिस जारी करेगा, किसी की आपत्ति सुझाव मांगेगा, किसी की कोई आपत्ति तो नहीं है। इसके आधार पर वो एक विशेष प्रारूप में एक रिपोर्ट तैयार कराएगा। ये नजूल अधिकारी रिपोर्ट तैयार करके उसको देगा। कंडिका 19 के अनुसार भूभाटक कितना देय होगा, ब्याजी कितना देय होगी, उसकी संगणना करके रखेगा। पट्टे की स्वीकृति जो 19 में तालिका दी गई है उसके अनुसार सक्षम प्राधिकारी होंगे, उनके सामने मामले को रखे जाने के लिए प्रस्तुत करना होगा। पूर्त संस्थाओं के बारे में यानी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के बारे में कंडिका 26 से कंडिका 33 तक प्रावधान किए गए हैं। चैरिटेबल संस्थाओं के लिए क्या क्वालिफिकेशन उनकी होनी चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा जान लें। संस्था की गतिविधियां अथवा लाभार्थियों में जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता हो, यह सुनिश्चित होना चाहिए। लेकिन कोई संस्था केवल इस कारण से कि उसके नाम में किसी समुदाय का उल्लेख है, भूमि आवंटन के लिए वो अपात्र नहीं हो जाएगी। तथा आयकर अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत पंजीकृत होनी चाहिए। ये आवेदन की दिनांक से ठीक 3 वर्ष पहले संस्था प्रति वर्ष उसने औसतन 5 लाख रुपया व्यय किया हो। जब कभी भी कोई संस्था आवंटन के लिए आवेदन करेगी तो उसके पास कम से कम 10 लाख रुपया कॉर्पस मनी होना चाहिए। यदि किसी के पास 10 लाख रुपया नहीं है तो जो वो भूमि का मूल्य है जिसको वो आवेदन कर रहा है
उस भूमि के 10% के बराबर कम से कम उसके पास राशि जरूर होनी चाहिए। पूर्व संस्थाओं के लिए अगर भूमि आवंटन करना है तो ये केवल राज्य नजूल निर्वर्तन समिति को ही अधिकारता है कि वो पूर्व संस्थाओं के लिए भूमि आवंटन कर। अगर भोपाल विकास योजना क्षेत्र के अंतर्गत है तो राज्य नजूल निर्वर्तन समिति भी नहीं कर पाएगी। इसके लिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जो समिति है उसके सामने मामले को रखा जाएगा। एक भूखंड के लिए एक से अधिक संस्थाएं आवेदन करती हैं तो वैसी स्थिति में निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा लिया जा सकेगा। चैरिटेबल संस्थाओं के लिए बाजार मूल्य का 25% प्रीमियम देना होगा और भू राजस्व का 2 गुना वार्षिक भूभाटक देना होगा। जब कभी भी चैरिटेबल संस्था को भूमि आवंटित की जाएगी तो ये हमेशा नॉन ट्रांसफरेबल होगी। उसका विभाजन भी नहीं कर सकता, माने टुकड़े नहीं कर सकता। निर्माण 1 वर्ष में प्रारंभ कर देना होगा आवंटन की तारीख से और 3 वर्ष में निर्माण पूर्ण करके दिखाना होगा। संस्था का लेखा परीक्षा लेखा निरीक्षण कभी भी क्षम प्राधिकारी निरीक्षण करना चाहेगा तो इन्हें प्रस्तुत करना होगा। जाति समुदाय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, जो मैंने पहले ही बताया है कि विकास योजना में यदि कहीं कॉमर्शियल एक्टिविटी उस क्षेत्र में परमिसिबल है तो ऐसे मामलों में चैरिटेबल संस्था को आवंटित भूमि में से केवल 10% निर्मित क्षेत्र ही व्यावसायिक उपयोग में लिया जा सकेगा। राजनीतिक दलों को भूमि आवंटन, इसके मामले में स्पष्ट निर्देश हैं कि राजनीतिक दलों को भूमि आवंटन कोई संस्था नहीं करेगी, बल्कि ये मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुक्रम में राज्य सरकार द्वारा आवंटन किया जा सकेगा। विकास योजना क्षेत्र का मामला भोपाल विकास योजना क्षेत्र की जो चीफ सेक्रेटरी की समिति है उसकी अनुशंसा पर ही मंत्रिपरिषद में प्रस्तुत किया जा सकेगा। अब प्रश्न ये है कि कौन से राजनीतिक दल इसमें क्वालिफाइड हैं, तो इसमें स्पष्ट किया गया है कि केवल राष्ट्रीय दल, जो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा, उन्हीं को केवल भूमि आवंटित की जा सकेगी। प्रादेशिक कार्यालयों के लिए प्रदेश में केवल 1 भूखंड दिया जाएगा और जिला कार्यालयों के लिए जिले में 1 भूखंड दिया जाएगा। पूर्व से यदि भूखंड आवंटित है तो ऐसी स्थिति में पुनः भूखंड आवंटित नहीं किया जाएगा। आवंटन राजनीतिक दल के नाम से होगा, उसके पदाधिकारी के नाम से नहीं होगा। अगर आवंटन किया जाता है तो 1000 वर्ग मीटर उतनी भूमि का भूखंड अगर आवंटित किया जाता है तो बाजार मूल्य के 50% की दर पर ब्याजी लेकर भूमि आवंटन किया जा सकेगा। लेकिन अगर 1000 वर्ग मीटर से अधिक भूमि है, बाकी का 100% यानी बराबर बाजार मूल्य के बराबर मूल्य ब्याजी के तौर पर जमा करना होगा। भूभाटक भू राजस्व का 2 गुना ही देना है। राजनीतिक दल भी उन्हें आवंटित भूखंड में से 10% क्षेत्र को व्यावसायिक उपयोग में भी ले सकते हैं, बशर्ते कि वहाँ की विकास योजना परमिट करती हो। अगर एक ही भूखंड के लिए 1 से अधिक राजनीतिक दल आवेदन कर देते हैं तो वैसी स्थिति में वरीयता तय करना होगी कि अब किसे दिया जाए। वरीयता तय करने का मापदंड प्रदेश में उस समय निर्वाचित विधायकों की संख्या जिनकी ज़्यादा होगी उनको वरीयता मिलेगी, और अगर विधायक संयोग से बराबर हैं तो सांसदों की संख्या जिनकी ज़्यादा होगी उन्हें वरीयता मिलेगी। इनका राजनीतिक दलों को भी नजूल भूमि का जो पट्टा स्थायी पट्टा दिया जाएगा वो हस्तांतरणीय होगा, नॉन ट्रांसफरेबल होगा। जैसा कि चैरिटेबल संस्थाओं का मामला था कि 1 वर्ष में निर्माण शुरू करना है, 3 साल में निर्माण पूरा करके दिखाना है। अगर कोई राजनीतिक दल संयोगवश अस्तित्व में ही नहीं रह जाता है तो ऐसा आवंटित भूखंड और उस पर निर्मित सारी संरचना राज्य शासन में विष्ठित हो जाएगी और उसके लिए कोई भी कंसिडरेशन, कोई भी कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। विकास योजना में अनुमत क्षेत्र होने पर ही केवल 10% व्यावसायिक उपयोग किया जा सकेगा। अध्याय 3 का अगला भाग है एनर्जी डिपार्टमेंट की कंपनियों के लिए। तो एनर्जी डिपार्टमेंट की कंपनियों के लिए एक ही कंडिका है इसमें कि जो ऊर्जा विभाग की नीति होगी उसके अनुसार कंपनियों को भूमि आवंटित की जाएगी। उसी नीति में ब्याजी और भूभाटक की व्यवस्था भी दी गई होगी तो उसी का अनुसरण किया जाएगा। इसके लिए कोई अलग से इन निर्देशों के अनुसार ब्याजी या भूभाटक का नियतन या निर्धारण नहीं किया जाना है। चहुमुखी विकास के लिए पूंजी निवेशक अगर प्रदेश में पूंजी निवेश करना चाहते हैं तो ऐसे पूंजी निवेशकों को
30/5/13 के अनुसार एक परिपत्र जारी किया गया था। उस नीति के अनुसार संबंधित विभाग को भूमि हस्तांतरित होकर संबंधित विभाग अपनी नीतियों के अनुसार भूमि आवंटित करेगा। और अगर किसी ऐसी परियोजना को भूमि आवंटन करने का मामला है जिसके अपने विभाग की कोई अपनी पहले नियत नहीं है, तो वैसे मामलों में उस विभाग की अनुशंसा पर राजस्व विभाग अनुशंसा पर कलेक्टर के पास आवेदन आएगा और त्रिस्तरीय समितियों के सामने तय जिला स्तरीय समिति, संभाग स्तरीय समिति, राज्य स्तरीय समितियों के सामने मामले प्रस्तुत यथास्थिति प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रब्याजी का जहाँ तक मामला है, प्रब्याजी 100% ली जाएगी, माने पूरा बाजार मूल्य लिया जाएगा और वार्षिक भूभाटक भू राजस्व का 2 गुना होगा। अगर किसी विभाग की योजना के अंतर्गत भूमि का आवंटन किया गया है तो ऐसा विभाग ही स्थायी पट्टों की शर्तों का पालन सुनिश्चित कराएगा, और अगर विभाग के द्वारा नहीं किया गया है तो राजस्व विभाग द्वारा यानी कि कलेक्टर द्वारा विभाग स्थायी पट्टे की शर्तों के पालन को सुनिश्चित कराया जाना देखा जाएगा। यदि कोई कंपनी चहुमुखी विकास के लिए भूमि आवंटित करा लेती है और बाद में उसको अभिहस्तांकित करना चाहती है तो वह प्रब्याजी का अंतर की राशि का 10% राशि जमा करके अभिहस्तांकन की अनुमति के लिए कलेक्टर को आवेदन करेगा और कलेक्टर के प्रतिवेदन पर राज्य शासन द्वारा अनुमति दी जा सकेगी। यदि अनुमति दी गई तो अभिहस्तांकन भी किया जा सकेगा। आवंटन आदेश से 2 माह की अवधि में प्रब्याजी तथा भूभाटक जमा करना होगा। आवंटिती द्वारा आवेदन करने पर ऐसी अवधि 1 साल कलेक्टर द्वारा बढ़ाई जा सकती है। पट्टा निष्पादन कलेक्टर द्वारा किया जाएगा और पट्टे के प्रारूप पट्टे का जो फॉर्म होगा वो विहित प्रारूप में ही जारी किया जाएगा। भूखंड का आवंटन पट्टा निष्पादन के बाद ही उसका आधिपत्य आवंटिती को मिलेगा। माने भूखंड का आधिपत्य आवंटन के पहले किसी भी स्थिति में नहीं दिया जा सकेगा। पट्टा अवधि पट्टा निष्पादन का दिनांक अथवा अग्रिम आधिपत्य सौंपे जाने की दिनांक से प्रारंभ समझा जाएगा। पट्टावधि कब से जोड़ी जाएगी? पट्टा जिस दिन जारी किया गया, आवंटन का नहीं। आवंटन आदेश अलग चीज़ है और पट्टा बाद में जारी होता है जब पैसा जमा हो जाता है। तो जब पट्टा जारी किया गया निष्पादन की दिनांक से, और या किसी मामले में यदि पूर्व में अग्रिम आधिपत्य दिया गया है राज्य सरकार के विशेष आदेश से, तो ऐसे मामलों में पट्टे की अवधि उस आधिपत्य की दिनांक से या पट्टा निष्पादन की दिनांक से जो पहले हो प्रारंभ समझी जाएगी। और ऐसी अवधि उस वर्ष को गिनते हुए या है जिस वर्ष पट्टा दिया गया है उसको शामिल करते हुए आगामी 30 वर्ष में समाप्त समझा जाएगा। पट्टा प्रारंभ होने का राजस्व वर्ष की अंतिम तारीख 31 मार्च होगी। 31 मार्च को पट्टे की पहला साल खत्म हो जाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए 30 मार्च को कोई पट्टा जारी होता है तो 31 मार्च को उसका 1 साल खत्म। गृह निर्माण सहकारी समितियों को ये अधिकारता है कि वो उपपट्टे पर भी अपने विकास करने के बाद अपने उपपट्टेदारों को भूखंड आवंटित कर सकेंगे। लेकिन ऐसा देखा गया है कई बार ऐसी समितियों का परिसमापन हो जाता है और परिसमापन के बाद परिसमापन की संसूचना कलेक्टर के पास आ जाने के बाद ऐसा कोई उपपट्टेदार है उसको सीधे सरकार का पट्टेदार समझा जाएगा और ऐसे उपपट्टेदार पर जो शर्तें और निबंधन टर्म्स एंड कंडीशन उनके पट्टे में लगी हैं वो यथावत बनी रहेंगी और वो पट्टादाता जो गृह निर्माण सहकारी समिति थी उसके स्थान पर राज्य सरकार को पट्टादाता समझा जाएगा और उसी तरह उनसे व्यवहार किया जाएगा। लेकिन जो क्रियाशील सहकारी समितियां हैं में कतिपय पट्टेदारों द्वारा शर्त उल्लंघन के मामलों में उपपट्टे समिति द्वारा निरस्त करने एवं ऐसे उपपट्टेदारों के भूखंडों को छोड़कर समिति को जारी मूल पट्टे के शेष भूखंड के लीज नवीनीकरण किए जा सकेंगे। अग्रिम आधिपत्य के मामलों में इसमें अब ये तय किया गया है कि अब किसी को अग्रिम आधिपत्य नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर राज्य सरकार किसी विशेष मामले में आवश्यक समझेगी तो समितियों से तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन राज्य शासन के अनुमोदन से अग्रिम आधिपत्य दिया जा सकेगा। और अगर अग्रिम आधिपत्य दिया गया है तो फिर उसी अनुसार आवंटन की प्रक्रिया का पालन करते हुए आवंटन बहुत शीघ्र अतिशीघ्र आवंटन करने का प्रयास किया जाएगा। अग्रिम आधिपत्य के मामले में ज़्यादा चर्चा मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि अब अग्रिम आधिपत्य दिए नहीं जाना है और जितने अग्रिम आधिपत्य पहले दिए गए थे उनका या तो निराकरण हो चुका है या बहुत जल्दी निराकरण हो जाएगा।
स्थायी पट्टे के नवीनीकरण के बारे में जरा विचार किया जाना है। हर पट्टे पर कुछ न कुछ शर्तें अधिरोपित हैं। निर्देशों में कंडिका 77 से 89 तक उनके संबंध में प्रावधान किए गए हैं, जिसमें एक कंडिका 82 आती है, जिसमें बहुत सारे शर्त उल्लंघन के मामले दर्शाए गए हैं। पट्टे की शर्त का उल्लेख करते हुए नोटिस दिया जाएगा। ये कलेक्टर भी दे सकता है और इसके लिए कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अपर कलेक्टर भी ये कार्रवाई कर सकता है। अगर पट्टा की अवधि समाप्त होने के बाद 30वें साल आपने नवीनीकरण का आवेदन किया ही नहीं, तो प्रत्येक चूक वर्ष के लिए उस समय की मार्केट वैल्यू का 0.01% समन राशि लेकर पट्टे का नवीनीकरण किया जा सकता है। अगर देय भूभाटक समय पर नहीं दिया गया है तो जब से बकाया है उस पर 12% बकाया, और अगर 1 वर्ष से भी ज़्यादा बकाया हो गया है तो 15% ब्याज लगा के देय भूभाटक वसूल किया जाएगा। नियत अवधि के में निर्माण नहीं किया है, जैसे लिखा रहता है कि 1 साल में निर्माण प्रारंभ करेंगे, 3 साल में पूरा करेंगे, तो जो भी पट्टे में शर्त में लिखा है तो उसके लिए भी तालिका में दिखाया गया है कि 0.05% मार्केट वैल्यू का समन राशि देकर के आप निर्माण की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। पट्टे को अंतरित कर दिया, बेच दिया, विक्रय कर दिया या दान कर दिया। पट्टे में लिखा हुआ था कि अनुमति लेना होगी। यदि पट्टे में ये शर्त थी कि बिना अनुमति के अंतरण नहीं करेंगे और बिना अनुमति के अंतरण कर दिया गया, तब भी समन राशि लगेगी। अगर पट्टे का विभाजन किया और विभाजन विकास योजना के अनुरूप है और ये उत्तराधिकार के आधार पर किया गया है, तो एक फिक्स राशि 2000 रुपये जमा करके आप समन राशि देकर विभाजन कर सकते हैं। लेकिन अगर विकास योजना अनुमति नहीं देती है तो विभाजन नहीं होगा। और उत्तराधिकार से भिन्न मामलों में अगर विभाजन करना है तो वैसे मामलों में 0.5% समन राशि देकर विभाजन किया जा सकता है, बशर्ते कि डेवलपमेंट प्लान, मास्टर प्लान के अनुरूप विभाजन हो। इसी तरह आवासीय प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन अगर आपने किया है तो 1%, तो बिना अनुमति के लिए 2% समन राशि देकर भी आप अपने पट्टे को नवीनीकृत करा सकते हैं। प्रयोजन परिवर्तन को बंद कर दिया है और मूल रूप में वापस आने पर 20,000 रुपये फिक्स समन राशि लेकर भी नवीनीकरण हो सकता है। रियायती मामलों में प्रयोजन परिवर्तन शुल्क और ब्याज की अंतर राशि ली जाएगी। रियायती मामलों में आवास से भिन्न प्रयोजन में अगर आप गए हैं तो जो प्रीमियम आपने दिया था और जो अब प्रीमियम जिस प्रयोजन में आप गए हैं वो प्रीमियम है, उसकी अंतर की राशि जमा करने पर ही नवीनीकरण किया जा सकेगा, अन्यथा नवीनीकरण नहीं होगा। कंडिका 90 में अस्थायी पट्टों की बात कही गई है। 24 सितंबर 2020 जब से ये निर्देश लागू किए गए हैं, अब अस्थायी पट्टे नहीं दिए जाएंगे। लेकिन जो पूर्व से अस्थायी पट्टे चले आ रहे हैं और वो नवीनीकृत भी समय समय पर होते रहे हैं या कि नवीनीकृत नहीं भी हुए हैं, लेकिन पट्टाधारी अभी भी उन भूमियों पर काबिज हैं, तो उनके लिए भी एक उचित व्यवस्था होना अनिवार्य है। तो उसके लिए कंडिका 90 में प्रावधान किया गया है कि पट्टेदार के चाहने पर यदि पूर्व से जारी अस्थायी पट्टे को वो स्थायी पट्टे में परिवर्तन कराना चाहे तो वो कलेक्टर, इसके लिए अधिकृत किए गए हैं, वो कलेक्टर को आवेदन कर सकेगा। कलेक्टर यदि पट्टे के प्रयोजन को विकास योजना के अनुरूप पाता है, वहाँ के डेवलपमेंट प्लान के अनुरूप पाता है और स्थानीय निकाय भी परामर्श देता है कि हाँ भाई ठीक है, इसको स्थायी पट्टे में परिवर्तित कर दिया जाए, तो ऐसे मामलों में अस्थायी पट्टे के अवसान की दिनांक से वर्तमान तक का भूराजस्व की दर से 2 गुना भूभाटक लेकर अस्थायी पट्टे की अवधि के बाद उसको स्थायी पट्टे में संपरिवर्तित किया जा सकेगा, बशर्ते कि वो उस पट्टे की बाजार मूल्य के 10% की राशि प्रीमियम के तौर पर जमा करे और यदि पट्टावधि शेष है तो 5% राशि जमा करे। आगामी वर्षों में भूराजस्व से 2 गुना वार्षिक भूभाटक जमा करना होगा। अस्थायी पट्टे के ये प्रावधान मध्य प्रदेश पट्टाधृति अधिनियम 1984, जो कि नगरीय प्रशासन और विकास विभाग का अधिनियम है, उसके अंतर्गत दिए गए अस्थायी पट्टों पर ये प्रावधान लागू नहीं होंगे। ये प्रावधान केवल अन्य मामलों में लागू है, पट्टाधृति अधिनियम के लिए लागू नहीं है। और अगर कोई अस्थायी पट्टा स्थायी पट्टे में संपरिवर्तित कर दिया गया है और पहले से कोई धारा 248 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 248 यानी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रचलित भी है,
तो कार्रवाई समाप्त हो जाएगी और उस पर कोई कार्रवाई अब ऐसे नहीं की जाएगी। लेकिन अस्थायी पट्टा स्थायी पट्टे में परिवर्तित नहीं किया गया है तो 248 की कार्रवाई करके अतिक्रमण मानते हुए ऐसे अस्थायी पट्टे अतिक्रमण की श्रेणी मानते हुए हटा दिए जाएंगे, उनको बेदखल किया जा सकेगा। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि स्थायी पट्टे पर नज़ुल भूमि आवंटन की प्रक्रिया कैसे होती है। हमने पूर्त संस्थाओं, राजनीतिक दलों, कंपनियों और निवेशकों के लिए अलग अलग नियमों को जाना। साथ ही पट्टा निष्पादन, नवीनीकरण और अग्रिम अधिपत्य जैसे प्रावधानों को समझा। चलिए बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। कि नजूल भूमियां कृषि हेतु भी आवंटित की जा सकेंगी भविष्य में, लेकिन ये आवंटन केवल नगरेतर क्षेत्रों में होगा। निवर्तन निर्देश 2020 में एक अध्याय के रूप में शामिल तो अवश्य हैं, किंतु ये अभी इनका प्रयोग नहीं हो रहा है। जब तक कोई योजना लागू अधिसूचित नहीं करी जाएगी तब तक ये प्रावधान नजूल निवर्तन निर्देश 2020 का अध्याय के रूप में रहेंगे, लेकिन लागू नहीं रहेंगे। भूमि का ऐसे मामलों में भूमि का चयन जैसा कि होता है आबादी और निस्तार को छोड़कर, कोटवारी भूमि को छोड़कर ही किया जाएगा। अगर कोई नगरीय क्षेत्र से के पास ग्रामीण क्षेत्र लगा है तो कम से कम नगरीय क्षेत्र से 5 किलोमीटर दूर होना चाहिए, नेशनल हाईवे से कम 1 किलोमीटर दूर होना चाहिए, प्रधानमंत्री सड़क योजना है तो उससे कम आधा किलोमीटर दूर होना चाहिए, तभी ये भूमियाँ आवंटित की जा सकेंगी। प्राथमिकता क्रम वही रहेगा, पहले एसटी, फिर एससी, फिर पिछड़ा वर्ग, फिर अन्य। अधिकतम सीमा वही रहेगी, 2 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगी। पहले से अगर उसके पास कोई भूमि है तो वो मिला के 2 हेक्टेयर से अधिक उसको भूमि आवंटित नहीं की जा सकेगी। प्रक्रिया वही है, राज्य शासन कार्यकारी निर्देश के अनुसार जारी करेगा प्रक्रिया। और चूँकि ये भूमि हक में आवंटन होगा तो ऐसा आवंटन होने पर लीज रेंट नहीं होगा, बल्कि भू राजस्व देय होगा, जो वहाँ के स्थानीय औसत कृषि भू राजस्व के आधार पर कलेक्टर द्वारा निर्धारित किया जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि यह अध्याय केवल अभी शामिल अवश्य है, किंतु लागू नहीं है जब तक कि कोई ऐसे आवंटनों के लिए कोई योजना अधिसूचित नहीं की जाती। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि अधिकार और स्वीकृति, कृषि हेतु भूमि का आवंटन केवल नगरीय क्षेत्र में लागू होता है और इसका निर्णय जिला स्तरीय समिति द्वारा लिया जाता है। पात्रता, केवल वही व्यक्ति आवेदन कर सकता है जिसे पूर्व में सरकार से भूमि आवंटित नहीं हुई हो। भूखंड का चयन, कालाबाजारी से बचाव हेतु भूमियों का सीमित चयन, 5 किलोमीटर की सीमा में वरीयता और 500 मीटर के दायरे में भूमि नहीं दी जाएगी। प्राथमिकता श्रेणियां, अनुसूचित जनजाति, जाति, पीएच, महिला और अन्य निर्धन वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रक्रिया और शर्तें, राज्य सरकार की दिशा निर्देशों व भू राजस्व नियमों के तहत चूंकि हम इस प्रशिक्षण के अंत में आ चुके हैं, तो आइए नजर डालते हैं कि अब तक हमने क्या सीखा। नजुल भूमि, नजुल अधिकारी, पूर्त प्रयोजन और संबंधित कानूनी परिभाषाओं को समझा। नजुल भूमि के विभागों को हस्तांतरण की प्रक्रिया और उससे जुड़ी समितियों के अधिकारों को जाना। स्थायी पट्टे, पूर्त संस्थाओं, राजनीतिक दलों और निवेशकों को भूमि आवंटन के नियमों को समझा। नगरीय निकाय, ध्वज दंड, प्रतिमा स्थापना और विकास प्राधिकरण को भूमि आवंटन की प्रक्रिया जानी। नीलामी द्वारा नजुल भूमि के निर्वर्तन, ई ऑक्शन और विक्रय विलेख की प्रक्रिया को समझा। भूमिहीन व्यक्तियों को कृषि हेतु भूमि आवंटन की पात्रता, प्राथमिकता और प्रक्रिया को जाना। स्थायी पट्टे को भूमि स्वामी अधिकार में परिवर्तित करने की पात्रता, प्रक्रिया और शर्तों को समझा। हमने सीखा कि कुछ शर्तों के तहत स्थायी पट्टे का संपरिवर्तन संभव है, पर कुछ संस्थाएं इसके लिए पात्र नहीं होती। नजुल आदेशों की स्वप्रेरित पुनरीक्षा संभव है, पर संशोधन से पहले पक्षकार को सुनवाई का अवसर